चलो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। यह घटना छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किशनपुर की है। चैतन्य साहू अपने परिवार के साथ रहा करते थे। परिवार में उनकी पत्नी योगमाया और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कुणाल, उम्र 9 साल, और छोटे बेटे का नाम चिन्मय था, उसकी उम्र 7 साल थी। योगमाया गांव में ही बने उप स्वास्थ्य केंद्र में जॉब करती थी और अपने परिवार के साथ उसी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने अपने क्वार्टर में रहती थी। यह बात 30 मई 2018 की है। कामवाली बाई त्यागी राणा रोज की तरह उस दिन भी सुबह 10 बजे के आसपास घर काम करने के लिए योगमाया साहू के क्वार्टर पर पहुंची, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देखकर कामवाली बाई त्यागी राणा को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर तो गेट पर ताला अंदर की तरफ से लगा रहता था और इस ताले की एक चाबी त्यागी राणा के पास भी रहती थी। इसलिए वह अपने पास वाली चाबी से गेट का ताला खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने कमरे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। उसके बाद त्यागी राणा योगमाया को आवाज लगाती हुई घर के आंगन में पहुंची, लेकिन आंगन में खून ही खून देखकर वह घबरा गई और वहां से चीखती चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी। वह सीधी स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद कर्मचारी के पास पहुंची, क्योंकि योगमाया उसी स्वास्थ्य केंद्र में जॉब करती थी। त्यागी राणा ने कर्मचारी को अपनी आंखों देखी, सारी बात बताई तो स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ के सभी लोग तुरंत योगमाया के क्वार्टर पर पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि वहां योगमाया साहू, पति चैतन्य साहू और उसके बड़े बेटे तन्मय की खून से सनी लाशें आंगन में पड़ी हुई थीं और एक कमरे में छोटे बेटे कुणाल का शव पड़ा था। स्वास्थ्य केंद्र में खबर देने के बाद त्यागी राणा वहां के सरपंच के घर गई। सरपंच ने जब यह सुना चैतन्य के घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है तो वह भी हैरान रह गए। देखते ही देखते कुछ ही समय में यह खबर पूरे किशनपुर में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सरपंच ने पिथौरा थाने में फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और घटनास्थल का पंचनामा किया। इसके बाद जब पुलिस ने घर की छानबीन की तो कमरे में अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा सामान फर्श पर और बिस्तर पर बिखरा पड़ा हुआ था। यह सब देखकर यही अनुमान लगाया गया कि हत्यारे शायद चोरी की इरादे से घर में घुसे होंगे और जैसे ही उन्होंने अलमारी का लॉक खोलने की कोशिश की होगी तब घर के किसी सदस्य की आंख खुल गई होगी, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इसके बाद पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक चैतन्य के पिता बाबूलाल साहू को दी। वह तुरंत ही अपने बेटे चैतन्य के क्वार्टर पर पहुंच गए। पुलिस ने बाबूलाल साहू से बेटे या बहू की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी के बारे में पूछा। उन्होंने किसी से रंजिश या दुश्मनी होने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस को पता चला कि मोहल्ले में चैतन्य और योगमाया का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह दोनों किसी के मुसीबत में काम आते थे, इसलिए किशनपुर गांव का बच्चा बच्चा भी उनके व्यवहार से वाकिफ था। और जब यह इतने भले इंसान थे तो पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि फिर इस वारदात को अंजाम किसने और क्यों दिया। केस की गुत्थी बहुत उलझी हुई थी। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस हथियारों की खोजबीन में छापेमारी कर रही थी और इस घटना के 3 दिन बाद यानी 3 जून की शाम को पुलिस ने शक के आधार पर किशनपुर के ही रहने वाले 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। लेकिन संदिग्धों से पूछताछ में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्हें छोड़ दिया गया था। पुलिस ने मृतक पति चैतन्य और पत्नी माया की कॉल डिटेल्स की भी जांच की, लेकिन उसमें कोई भी नंबर संदिग्ध नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस कुछ देर के लिए उलझ गई थी, क्योंकि चेतन और योगमाया के मोबाइल नंबर से कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैसेज किए गए थे। इस वजह से पुलिस को हत्याकांड में बाहरी लोग होने का शक आ रहा था, क्योंकि हत्या के 2 दिन पहले ही ग्राम रिको में कर्नाटक की गाड़ी देखे जाने की सूचना मिली थी। हालांकि पुलिस ने जब कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस की मदद ली तो पता चला कि एंड्रॉयड फोन का लॉक बार बार खोलने के कारण ही ये सिक्योरिटी मैसेज रैंडमली दोनों जगहों पर चले गए थे।
बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उन नंबरों में से एक संदिग्ध नंबर सामने आया जो 31 मई की रात करीब 2:30 बजे घटनास्थल पर मौजूद था। फिर उसके बाद बड़ी तेजी से उस नंबर की लोकेशन बदलती रही। इसी वजह से वह नंबर शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने तुरंत उस संदिग्ध नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वह नंबर किशनपुर में ही रहने वाले धर्मेंद्र बहिरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। धर्मेंद्र बहिरा के बारे में पुलिस को पता चला कि धर्मेंद्र प्लम्बर का काम करता है। फिर 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहिरा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह सच नहीं उगल रहा था। पुलिस ने उसे पूछा कि 31 मई के रात में तुम कहां थे? उसने बताया कि सर मैं उस रात अपने घर पर ही था। इस पर पुलिस ने कहा कि जब तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारा मोबाइल साहू के घर पर क्या कर रहा था? ये बात सुनकर धर्मेंद्र थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन पुलिस ने उसके चेहरे का रंग पहचान लिया। पुलिस ने और एक सवाल किया कि चलो अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ये बताओ कि तुमने साहू परिवार का कत्ल क्यों किया? धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि साहब ये झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है। पुलिस समझ गए थे कि यह आसानी से मानने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की तो वह पूरी तरह से टूट गया और उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसी ने साहू परिवार के चारों सदस्यों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब सवाल यह था कि एक व्यक्ति 4 लोगों की हत्या इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? और फिर धर्मेंद्र ने इस घटना की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर धर्मेंद्र ने इस घटना के बारे में क्या बताया था और उसकी नार्को टेस्ट करने के बाद उसने किसके नाम बताए, ये जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भाई साहब, कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है। हर दिन दिल दहला देने वाली घटनाएं घट रही हैं। हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। चलो कहानी की ओर चलते हैं। पुलिस पूछताछ से पता चला कि महज चंद रुपयों के लिए उसने हंसते खेलते हुए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में पता चला कि 40 वर्षीय चैतन्य साहू मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था और इसी जिले में आरंग की रहने वाली योग माया से उसकी शादी साल 2000 में हुई थी। शादी के बाद चैतन्य के 2 बच्चे भी थे। शादी के 7 साल बाद चैतन्य को रायपुर के ओम अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी लग गई थी। 3 साल तक उसने वहां नौकरी की और शादी के 8 साल बाद जुलाई 2000 में उनकी पत्नी योग माया को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगी थी। उसकी पहली पोस्टिंग महासमुंद जिले के किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चों सहित किशनपुर रहने लगे थे, क्योंकि योग माया को किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ही रहने के लिए एक क्वार्टर मिल गया था। फिर थोड़े ही समय में दोनों पति पत्नी ने अपने व्यवहार से किशनपुर के नागरिकों का दिल जीत लिया था। योग माया पीड़ित महिलाओं का बहुत ख्याल रखती थी। इसी उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में ही 28 साल का धर्मेंद्र बहिरा भी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में मां बाप और भाई बहन भी थे। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र मेहनत करने वाला इंसान था और वह एक प्लम्बर था। लोग अक्सर उसे बुलाकर अपने घरों में काम करवाते थे। योग माया के यहां भी उसका आना जाना था और फिर एक दिन योग माया के क्वार्टर में पानी का नल खराब हो गया था, तो चैतन्य ने धर्मेंद्र को घर पर बुलाया और उसे क्वार्टर का नल ठीक करने को कहा। धर्मेंद्र ने क्वार्टर का नल ओके कर दिया। नल ठीक करने की मजदूरी 150 रुपए हुई थी। उसने चैतन्य साहू से मजदूरी के पैसे मांगे। चैतन्य ने उसे अगले दिन आकर पैसे लेने के लिए कहा, तो धर्मेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन फिर धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे लेने चैतन्य के क्वार्टर पर गया। चैतन्य घर पर ही था, लेकिन आज भी उसने यह कह दिया कि पैसे शाम को आकर ले जाना, क्योंकि मैडम अब भी घर पर नहीं है और पैसे उन्हीं के पास रहते हैं। यह सुनकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा और उसे थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन पड़ोसी होने की वजह से वह बिना कुछ बोले ही वापस लौट गया। उसके बाद ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। चैतन्य हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाता था और धर्मेंद्र को घर से वापस कर देता था। फिर एक दिन धर्मेंद्र चैतन्य के क्वार्टर पर गया
और यह कहने लगा कि 150 रुपए के लिए क्यों सता रहे हो भाई साहब। इस पर चैतन्य ने कहा, मैं सिर्फ 50 रुपए ही दूंगा। उसके बाद पैसों को लेकर चैतन्य और धर्मेंद्र के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने चैतन्य साहू को गुस्से से कहा कि मैं तो मेरे मेहनत के 150 रुपए वसूल करके ही रहूंगा। धर्मेंद्र ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी मेहनत के पैसे लेकर ही रहेगा। और धर्मेंद्र ने मन ही मन में सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। उसने सोच लिया था कि चैतन्य साहू तो मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वह उससे कई गुना पैसा वसूल करेगा। दरअसल चैतन्य के क्वार्टर में धर्मेंद्र का आना जाना रहता था। वह क्वार्टर के कोने कोने से वाकिफ था, यानी उसे मालूम था कि उसके घर में कीमती चीजें कहां रखी हैं, और उसे यहां तक पता था कि चैतन्य की पत्नी योगमाया साहू के पास सोने चांदी के कितने गहने हैं और कहां रखे हैं। और फिर उसने अपनी मजदूरी के बदले गहनों को चुराने की प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के मुताबिक 30 मई 2018 बुधवार की रात 3 बजे के करीब छत के रास्ते से योगमाया के सरकारी क्वार्टर में घुसा। अपने बचाव के लिए उसने कुल्हाड़ी भी साथ में रखी थी। वह अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी को खोला तो चैतन्य को आवाज आई। चैतन्य कमरे में पहुंचा। जब धर्मेंद्र की नजर चैतन्य साहू पर पड़ी तो वह बुरी तरह से डर गया और इस बात से घबरा गया था कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। और इसी घबराहट में जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसी वक्त चैतन्य ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच झपटाझपटी शुरू हो गई। इसी बीच आरोपी ने अपने साथ रखे कुल्हाड़ी से चैतन्य के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे चैतन्य वहीं ढेर हो गया। आवाज सुनकर उसकी पत्नी योगमाया व उसका बड़ा बेटा कुणाल पहुंचा। फिर आरोपी ने योगमाया के गले पर वार किया और उसे मार गिराया। इसके बाद कुणाल की भी निर्मम हत्या कर दी। इसके पश्चात अंदर पलंग में सो रहे चिन्मय को मौत की नींद सुला दिया। हैवान बन चुका धर्मेंद्र को होश आया तो चारों तरफ खून ही खून देखकर वह घबरा गया और वह वहां से फरार हो गया। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्रोध में आकर वह कितना बड़ा अपराध कर बैठा है। चंद रुपयों के लिए उसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था, लेकिन अब उसके पश्चाताप करने से क्या फायदा। 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहिरा को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, लेकिन चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कि अकेला आदमी 4 लोगों को कैसे मार सकता है। वो चाहते थे कि बारीकी से जांच हो। अपने बेटे, बहू और 2 पोते को न्याय मिलने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। पुलिस को आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट भी कराना पड़ा। इस टेस्ट में खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड में उसके साथ फूल सिंह यादव, गौरी शंकर, सुरेश खूंटे और अखंडल प्रधान शामिल थे। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने कुल 5 लोगों को पकड़ा था। 6 साल पहले हुए इस हत्याकांड में दिसंबर 2023 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागृत करना है, सचेत करना है। कलयुग है भाई साहब, घोर कलयुग चल रहा है। सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। आप कहां से हैं कमेंट में जरूर बताएं। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।